मंदिर की घंटियों से पूरा घर गूंज रहा था। गायत्री ध्यान मग्न होकर जाने किस प्रार्थना में डूबी हुई थी कि तभी पीछे से सुगंधा माँ के गले लगते हुए कहती है, जल्दी करो माँ, देर हो रही है। अपने हाथों से मुझे मीठा खिलाओ, उसके बगैर तो मेरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरता। अपनी भीगी आंखें पोंछती हुई गायत्री अपनी बेटी सुगंधा को टीका लगाती है, अपने हाथों से उसे दही खिलाकर उसकी बलाएं लेती है। माँ, तुम फिर रोने लगी। कितनी बार कहा है कि मुझे ये तुम्हारे आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, फिर भी बार बार तुम। अच्छा, ठीक है, नहीं रोती, पर ये तो खुशी के आंसू हैं। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, तुम्हारी मेहनत रंग लाए। कहते हुए गायत्री ने उसे प्रसाद खिलाकर विदा किया। मेरी नहीं माँ, आपकी मेहनत, कहकर सुगंधा ने माँ के पैर छुए और निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। आज सुगंधा का पुलिस परीक्षा का इंटरव्यू है। गायत्री जिस ख्वाब को ख्वाब समझ रही थी, आखिर उसकी बेटी ने वो सच कर दिखाया। कितने कष्ट से पाला है उसने सुगंधा को। जिस उम्र में बच्चे माँ के बगैर नहीं जी सकते, उस उम्र में वो सुगंधा को दूसरे के सहारे पलने को छोड़ दिया। अपने पति की तस्वीर देखते हुए बोली गायत्री, अगर आज तुम हमारे साथ होते तो तुम्हें अपनी बेटी पर जरूर गर्व होता। हम आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गायत्री की आंखें एक बार फिर छलछला पड़ी। गायत्री अपने बीते दिनों में लौट गई। जब वह अपने ससुराल पहुंची थी, कितना बड़ा घर था। वो तो एक साधारण से घर से थी। उसके पिता ईश्वर चंद्र शर्मा स्कूल में मास्टर थे। माँ घर के काम में रची बसी गृहिणी थी। एक बड़ी बहन कोमल जो शादीशुदा थी। एक भाई अशोक जो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश में था। गायत्री अपने घर में सबसे छोटी थी और सबसे सुंदर भी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी चांद की तरह खिलती जा रही थी। ईश्वर चंद्र चाहते थे कि उनके रिटायरमेंट से पहले सभी बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी संभाल लें, इसलिए उन्होंने गायत्री की शादी करने की बात एक दो रिश्तेदारों में चलाई। बेटी के विवाह के संबंध में जब ईश्वर चंद्र किसी से कहते, तो उन्हें ये सुनने को मिलता कि मास्टर साहब, आपको क्या चिंता करना, इतनी प्यारी बच्ची को तो लोग ऐसे ही मांग लेंगे, राज करेगी वह। ऐसा कहकर लोग दिलासा देते, पर जरूरी नहीं है कि जितनी सुंदर शक्ल हो इतनी बलवान किस्मत भी हो। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसकी बड़ी बहन कोमल की नंद की शादी है और सभी लोग वहां जाएंगे। गायत्री भी चंद रोज पहले ही अपनी दीदी की मदद करने पहुंच गई। गायत्री वहां हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और बहुत सारे काम उसने स्वयं संभाल रखे थे। मेहमानों का नाश्ता पानी सब उसी के जिम्मे था। शादी वाले दिन भी वह एक हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए और एक हाथ में चाय की केतली पकड़े सीढ़ियां उतर रही थी। तभी किसी से टकरा गई। अचानक हुई इस टक्कर से वह घबरा गई और जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। टकराने वाला इंसान एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। गायत्री ने एक नजर उस पर डाली और सीढ़ी उतरते हुए किचन में घुस गई। उसके बाद पूरी शादी भर उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई बराबर उसे घूर रहा है। फिर खुद ही सोच ली कि वह है ही ऐसी कि हर कोई उसे देखता रहता है, कहाँ तक वो ध्यान दे। खैर, शादी के बाद सब कार्यक्रम निपटने के बाद वह भी अपने गांव वापस आ गई। अब गायत्री ने सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया, क्योंकि अगले ही महीने से उसके एग्जाम होने वाले थे। एक दिन वह पढ़ रही थी कि तभी कोमल का फोन आया। फोन पर बात करने के बाद माँ खुश होते हुए पिता को बताने लगी, दीदी ने उसके लिए एक रिश्ते की बात की है। बहुत बड़ा घर और पैसे वाले लोग हैं। शायद उन लोगों ने शादी में गायत्री को देखा था। दीदी के बुलाने पर मम्मी पापा 2 दिन बाद ही शहर चले गए। वहां से आने पर ईश्वर चंद्र जी को लड़के का घर बार सब कुछ अच्छा लगा। उन्होंने अगले हफ्ते उन्हें गांव घूम जाने का न्योता भी दे दिया। एक हफ्ते बाद जब लड़के वाले आए, तो गायत्री एक आदमी को देखकर चौंक पड़ी। उसे लग रहा था कि उसने उन्हें कहीं देखा है। फिर उसे जल्दी ही याद आया कि ये तो वही आदमी है जिससे वह दीदी की ससुराल में सीढ़ियों पर टकराई थी। खैर, उन लोगों को भी सब अच्छा लगा और जल्द ही शादी की तारीख पक्की कर दी गई। माँ ने बताया था कि अरुण के माता पिताजी नहीं हैं। कुछ वर्ष पहले एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। अरुण तब छोटा था और बड़ी बहन नीलम की शादी हो चुकी थी। तब नीलम उसे अपने साथ अपने घर ले आई। फोटो देखकर गायत्री ने भी अरुण को पसंद कर लिया। अरे गायत्री, आज काम पर नहीं चलना क्या? 9 बज गए हैं, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो। कहती हुई रेखा धड़धड़ाती हुई
अंदर घुस आई। नहीं नहीं, मैं चलूंगी काम पर, कहते हुए फटाफट वो अपने बाल संवारने लगी। अतीत से बाहर निकलकर गायत्री अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगी। गायत्री एक घर में बच्चे संभालने का काम करती है। उस घर में दोनों पति पत्नी नौकरी पेशा हैं। घर में एक बुजुर्ग औरत भी है। गायत्री से उसको भी सहारा हो जाता है। गायत्री कई सालों से ये काम कर रही है। इसी काम के जरिए उसने सुगंधा को पढ़ाया लिखाया। गायत्री नहीं चाहती थी कि सुगंधा का भविष्य भी उसकी तरह परेशानियों में बीते, इसलिए वह उसके बेहतर भविष्य के लिए खूब मेहनत करती। क्या बात है गायत्री, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। बिटिया का रिश्ता तय हो गया है क्या? अरे नहीं जीजी, रिश्ता अभी कहाँ, पहले अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाए, कमाने लगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। हाँ ये बात तो है, उसकी शादी के बाद तो तुम भी अकेली हो जाओगी। हाँ अकेली तो हो जाऊंगी, लेकिन अगर वह अच्छे घर में चली जाएगी, अच्छा जीवन साथी पालेगी, अच्छे से घर गृहस्थी बसा लेगी, तो फिर मेरा अकेलापन मुझे कभी काटेगा नहीं। गायत्री ने सुगंधा के पुलिस इंटरव्यू के बारे में अभी कुछ नहीं कहा। दुबली पतली सुगंधा बिल्कुल माँ की हमशक्ल थी, पढ़ने में होशियार और हर काम में भी माँ की साथी। शाम को सुगंधा जैसे ही घर पहुंची, गायत्री उसे दरवाजे से ही मिश्रित भाव से देखने लगी, जैसे वह तुरंत जानना चाह रही थी कि उसका रिजल्ट क्या रहा है। वैसे तो सुगंधा को अपनी बेटी पर पूर्ण विश्वास था। उसकी मेहनत गायत्री दिन रात देखती थी। वह जानती थी कि उसकी बेटी जिस भी परीक्षा में हाथ डालेगी उसको सफल करके छोड़ेगी, पर फिर भी वह डर रही थी। सुगंधा भी कुछ नहीं बोली और सीधे बाथरूम में घुस गई। लगभग 5 मिनट बाद बाहर आती हुई बोली, माँ बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो। माँ को बिना देखे परेशान करने के उद्देश्य से अपना मोबाइल देखने लगी। फटाफट गायत्री उसको चाय और नाश्ता देते हुए पूछती है, क्या हुआ तुम्हारे इंटरव्यू का, सब ठीक रहा? इंटरव्यू तो ठीक रहा, पर एक परेशानी है। क्या? क्या परेशानी है? क्या कोई पहले से सेट है? आजकल तो हर जगह लोग अपने ही लोगों को लेते हैं। कोई कितनी भी मेहनत कर ले, कितना कष्ट सह ले, हर जगह धोखाधड़ी है। बिना पूरी बात सुने गायत्री बड़बड़ाने लगी, ओ माँ, कितनी जल्दी तुम परेशान हो जाती हो, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनती। कहते हुए सुगंधा अपने बैग से मिठाई निकालती है। पहले तुम मिठाई खाओ, तुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना। कहते हुए गायत्री उसे गले से लगा लेती है। परेशान नहीं कर रही थी, बिल्कुल तुम ही अपने आप सब सोच ले रही थी। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मैं सिलेक्ट भी हो गई, साथ में ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। बेटी का माथा चूमते हुए बोली गायत्री, भगवान ने मेरी सुन ली, आखिर मेरा सपना सच हुआ। अगले हफ्ते मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग पर जाना है और उसके बाद पोस्टिंग, फिर तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए सुगंधा माँ के गले लग गई। दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे की पूरक हैं। जब से सुगंधा ने होश संभाला, गायत्री के अलावा किसी को भी अपने पास नहीं देखा। शुरू से ही अंतर्मुखी होने के कारण सुगंधा के ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। माँ की परेशानी और संघर्ष को सुगंधा खूब जानती थी, इसलिए उसने ठान लिया था कि जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाएगी, तब तक वह दुनियादारी मौज मस्ती से दूर रहेगी। सुगंधा के ट्रेनिंग में जाने के एक दिन पहले गायत्री ने अपने काम से छुट्टी ले ली। बेटी की नौकरी की खुशी में गायत्री पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही थी। जो भी सुन रहा था उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर एक मामूली सी औरत जो दूसरों के घरों में काम करती है, उसकी बेटी पुलिस में भर्ती हो गई। गायत्री ने अपने भाई अशोक को भी फोन करके खुशखबरी सुनाई। आखिर सभी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह सपना पूरा हुआ। उसी रात में गायत्री ने सुगंधा से कहा, बेटा मैंने आज तक कभी तुझे कुछ नहीं कहा, पर आज कह रही हूँ कि तुम अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लो। अरुण की तस्वीर देखते हुए गायत्री बोली। माँ के कहने पर सुगंधा पिता की तस्वीर के आगे खड़ी तो हो गई, पर उसके मन में जो सैकड़ों सवाल इतने सालों से उठ रहे थे, वह अभी भी उसके जहन में हलचल मचा रहे थे। माँ, मैंने कभी भी आपसे इनके बारे में नहीं पूछा, पर आपकी सिंदूर बिंदी पापा के मौजूद होने की कहानी कहता है। अगर पिताजी हैं तो कहाँ हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रहते? और आप हमेशा मेरे पूछने पर ये क्यों कहती हैं कि जब तू पुलिस बन जाएगी तभी बताऊंगी? तो माँ, मैं पुलिस बन गई, अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा। प्लीज माँ, कल मैं जा रही हूँ और उससे पहले आपको अपना वादा पूरा करना होगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पर सबसे पहले ये जान लो कि इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है। तुम्हें पता है
कि मैं तुम्हें पुलिस क्यों बनाना चाहती थी, क्यों तुम्हें सिर्फ एक पुलिस बनने के ख्वाब दिखाती रही। वह इसलिए कि मुझे तुम्हें और तुम्हारे पापा को इंसाफ मिल सके। अभी तक मैं अकेली थी, पर अब मेरी बेटी मेरे साथ है। पापा को इंसाफ? चौंकते हुए बोली सुगंधा। अभी तक तो वो यही समझ रही थी उसके पापा ने उसकी माँ को छोड़ दिया है, इसलिए वह कभी भी उनसे मन से जुड़ नहीं पाई। तुम्हारे पापा अरुण बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं। उनको जीवन साथी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई थी। तुम्हारे दादा दादी नहीं हैं, बस एक बुआ संगीता और उनके पति कमलेश हैं, जिसके साथ ही हम रहते थे। अरुण मेरा बहुत ध्यान रखते थे। तुम्हारी बुआ भी बहुत अच्छी थी। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं ससुराल में हूँ। सब कुछ अच्छा था। उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। हर वक्त मुझे चारों ओर से घेरे रहते। बस एक ही बात बहुत बुरी थी वहाँ, जो मुझे परेशान करती, और वो थी तुम्हारे फूफा जी की नजरें। हर वक्त उनकी आंखों में एक हवस दिखती थी। ये बात मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। तुम्हारे पापा पर कमलेश के बहुत एहसान थे। माँ पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने ही इन्हें संभाला, इसलिए वो कभी भी अपने जीजा जी से सवाल जवाब नहीं करते। एक दिन मैंने अरुण से पूछा कि आप ये बताइए कि आपने मुझे शादी से पहले कब और कहाँ देखा, जो खुद ही रिश्ता भेज दिया। तब अरुण मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें मैंने नहीं, बल्कि जीजा जी ने पसंद किया था। एक शादी में उनके दोस्त की बहन की शादी थी, शायद वहीं पर उन्होंने तुम्हें देखा था। मैंने आज तक उनकी कोई बात नहीं टाली। क्यों, क्या हुआ? आज इतने दिनों बाद ऐसा सवाल। टटोलती नजरों से अरुण मुझे देखने लगे। नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, कहकर मैंने बात को टालना चाहा। इन सब बातों से अरुण को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ना चाहती थी, अपनी दुनिया बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शिकारी पहले से ही जाल बिछाए बैठा है। समय जैसे जैसे बीतता गया, मैं और भी ज्यादा असहज महसूस करने लगी। कमलेश को मैं जब भी देखती तो कोशिश करती कि उससे मेरा सामना कम ही हो, पर एक छत के नीचे ऐसा संभव नहीं था। कभी किचन में तो कभी खाने पर सामना हो ही जाता। इस बात को अरुण नहीं समझ पाए, पर संगीता दीदी जरूर समझ गईं। कमलेश की लालची नजरों को वो भली भांति पहचान गई थीं, और ये भी कि उसकी मौजूदगी मुझे कितना परेशान करती है। इसलिए एक दिन उन्होंने अरुण से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, आगे परिवार भी बढ़ेगा, अब तुम्हें अपने संसार के बारे में सोचना चाहिए। गायत्री के भी कुछ ख्वाब होंगे, वह तुम्हारे साथ रहना चाहती होगी, उड़ना चाहती होगी। थोड़ा रुकते हुए, कब तक यहाँ रहोगे? तुम्हारा अपना घर है, उसको बनाओ संवारो। ऐसा करो कि उस घर को किराएदार से खाली करा लो। आखिर हर औरत की इच्छा होती है अपने हिसाब से अपनी घर गृहस्थी बनाना। अरुण पहले तो भड़क गए और कहने लगे कि क्या हम बोझ हैं तुम पर? यहाँ हम सब परिवार की तरह रह रहे हैं, बच्चे भी कितने खुश रहते हैं, और वहां जाकर हम क्या करेंगे? पीछे से कमलेश उनका साथ देने लगे। मेरे लिए अब उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। किसी न किसी बहाने उससे आमना सामना हो ही जाता। जितनी देर वो घर पर रहता, मेरा तो जैसे किसी काम में मन ही ना लगता। कभी कभी अचानक किसी बहाने से मेरे कमरे में आ जाना, ये सब बातें मुझे परेशान करने लगीं। कुछ दिन बाद पता चला कि हमारी जिंदगी में तुम आने वाली हो। एक बार फिर घर में खुशियां आने वाली हैं। दोनों बच्चे सुनैना और नमन बहुत खुश हैं, पर मैं अंदर ही अंदर दुखी। एक दिन मैंने तुम्हारे पापा को कमलेश की हरकतों की बात बताई। पहले तो वह इससे मेरी गलतफहमी मानते रहे, फिर कई बार उन्होंने खुद ही महसूस किया कि सच में कमलेश की गंदी नजर है मुझ पर। तब मैंने तुम्हारे पापा को कमलेश की शादी में टकराने वाली बात बताई, और ये भी बताया कि कैसे वो पूरी शादी में मुझे देखता रहा। अब समझ में आया कि उसकी नज़र मुझ पर पहले से ही थी, जो उसने शादी का जाल बिछाया। अरुण को भी धीरे धीरे सब बात समझ में आने लगी। अरुण नहीं चाहते थे कि ऐसी हालत में मैं मानसिक रूप से बीमार हो जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए मेरे मायके भेज दिया, और साथ ही यहाँ तुम्हारे दादा दादी का घर रहने के लिए सही कराने लगे। कमलेश को ये बात कहीं से भी नहीं जच रही थी। बार बार कमलेश संगीता दीदी और अरुण से कहते हैं कि यहीं रहो, इतना बड़ा घर है, सब सुविधाएं हैं, इन लोगों के रहने से बच्चों को भी अच्छा लगता है। पर अरुण ने बिना कोई बहस किए वहां रहने को साफ मना कर दिया। लगभग 2 महीने बाद मैं अपने मायके से सीधे अपने घर आ गई। तब तक तुम्हारे आने का समय भी हो रहा था। अब यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम्हारे पापा थे। बिजनेस तो तुम्हारे दादाजी का ही था, जिसे कमलेश ने उनकी मौत के बाद संभाल रखा था।
क्योंकि उस वक्त अरुण नासमझ थे और इतने जिम्मेदार भी नहीं। अरुण कमलेश पर पूरी तरह आश्रित थे। काम वैसे ही चल रहा था। जब से हम दोनों ने वह घर छोड़ा तब से कमलेश खिंचे खिंचे रहते थे, सीधे मुंह बात तक ना करते। हाँ, संगीता दीदी कभी कभी बच्चों को लेकर आ जाती थीं। हम अब खुश थे। हमारी अपनी एक दुनिया थी जहाँ किसी की भी नजरें हमें परेशान ना करती। पर यह खुशी भी शायद थोड़े दिन की बची थी। अचानक एक दिन संगीता दी का फोन आया कि अरुण का एक्सीडेंट हो गया है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरुण की एक्सीडेंट की खबर ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी हालत भी खराब हो रही थी। तब मैंने अशोक भैया को फोन किया और अरुण के बारे में बताया। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में अकेले जाना संभव न था, इसलिए बार बार मैं संगीता दी को फोन करती, कोई भी सही उत्तर न देता। अब मुझे अशोक भैया के आने तक का इंतजार करना ही था। अस्पताल पहुंचने पर अरुण को देखते ही मेरी हालत गंभीर होने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब संगीता दी ने मुझे बताया अरुण बैंक गए थे पैसे निकालने। शायद किसी को जानकारी थी। उसने पहले तो अरुण को पिस्तौल दिखाकर पैसे मांगे। ना देने पर उन लोगों ने पहले तो मारा, फिर पैसे छीनकर पैर में गोली मार दी। तब गोली की आवाज से कुछ लोग वहां पहुंचे और तुरंत अरुण को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर भी अरुण की हालत गंभीर बता रहे थे। ये अचानक क्या हो गया मेरे अरुण को? सुबह तक तो सब ठीक था। यही सोच सोचकर मैं परेशान होने लगी। मेरी हालत को देखकर डॉक्टर ने मुझे भी वहीं अस्पताल में भर्ती कर लिया। माँ पापा भी तब तक गांव से अस्पताल पहुंच चुके थे। पर फिर भी मुझे ना चाहते हुए भी कमलेश का सहारा लेना पड़ा। दवाई पानी का खर्चा और भी जरूरत की चीजें कमलेश ही पूरी करता। अरुण के एक्सीडेंट के 2 दिन बाद तुम्हारा जन्म हुआ। ये ऐसी खुशी थी जिसको मैं चाह कर भी महसूस नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अरुण के सिर पर और शरीर पर गंभीर चोटें हैं, जिसकी वजह से वह ज्यादा देर होश में नहीं रह पा रहे हैं। संगीता दीदी ने तब माँ से कहा कि जब तक अरुण ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए वह मुझे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मुझे भी इस वक्त सहारे की जरूरत है। पर मैं अरुण को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। भले ही वह ना बोल पा रहे हों, पर उनके मन के भावों को मैं समझ पा रही थी। उनकी चलती सांसों से ही मैं अपने अंदर जान महसूस कर रही थी। 1 हफ्ते बाद मैं घर आ गई। कुछ दिनों के लिए मैंने कोमल दीदी को रोक लिया था। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और साथ ही माँ बनने की खुशी को महसूस करने को कहा। तुम्हारे वो मुलायम नर्म हाथ, छोटी छोटी आंखें सब अपने पिता के स्पर्श को ढूंढ रही थीं। 1-2 बार मैं तुमको लेकर अस्पताल भी गई। अरुण तुम्हें देखने पर कुछ कह नहीं पाते। उनकी आंखों की नमी उनके मन के भावों को व्यक्त कर देती। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके घाव ठीक हो रहे थे। लगभग 15 दिन बाद अरुण भी घर आ गए, पर वह बहुत कमजोर हो गए थे। बीच बीच में चीजें भूल जाते, गुस्सा करते, पर जैसे ही तुमको देखते हैं उनकी आंखें भर आती। कभी कभी मुझसे कहते कि मैं अपनी बेटी को वह सुख नहीं दे पाया जिसकी उसे जरूरत है। वह अपने को बहुत लाचार समझ रहे थे। धीरे धीरे अरुण के शरीर के घाव तो ठीक हो गए, पर दिमाग की हालत दिन पर दिन बिगड़ रही थी। अरुण को डॉक्टर के पास ले जाना, दिखाना, दवाइयाँ लाना, ये सब काम कमलेश ही करते थे। थोड़े समय के लिए मैं भी कमलेश को नज़रअंदाज करने लगी। कमलेश की नज़र अभी भी वैसे ही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी ये सब सहन करना। माँ पिताजी इतने धनवान नहीं थे कि मैं उनसे कोई मदद ले पाती। अशोक भैया की भी शादी तय थी और वह भी गुजर बसर वाली नौकरी कर रहे थे। कई बार एकांत में कमलेश ने मेरे करीब आने का इशारा किया। कमलेश को कहीं ना कहीं ये यकीन था कि मैं उसके आगे झुक जाऊंगी, इसलिए वो हमारा ध्यान रखता। पर मैंने भी सोच लिया था कि मर जाऊंगी पर इसके आगे झुकूंगी नहीं। अरुण की दिमागी हालत अब दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। अब वह बिना बताए घर से बाहर निकल जाते। मैं हैरान परेशान तुमको पड़ोसियों के सहारे छोड़कर ढूंढने निकलती। कभी कभी कमलेश का भी सहारा लेना पड़ता था। ये सब होते होते 4 साल बीत गए। तुम भी बड़ी हो गई थी। तुम्हारा नाम भी पास के एक स्कूल में लिखवा दिया। व्यापार में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस हर महीने एक मुश्त रकम कमलेश दे जाते थे, जिससे मैं अपनी गृहस्थी चलाती थी। और फिर एक दिन मैं तुम्हें स्कूल लेने गई। जब वापस आई तो पता नहीं कैसे अरुण घर से बाहर चले गए। मैं तुरंत तुम्हें पड़ोस में छोड़कर उन्हें ढूंढने भागी। मुझे लगा कि वह यहीं कहीं आसपास होंगे, पर वो नहीं मिले। थक हार कर मैंने संगीता दी को फोन किया। वह तुरंत कमलेश के साथ आई और हम लोग पागलों की तरह इधर उधर ढूंढते रहे
और अंत में पुलिस में उनके खोने की रिपोर्ट भी लिखवा दी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते कई साल बीत गए। उनका कुछ पता न चला। फिर कुछ ऐसा पता चला जिससे मुझे कमलेश पर शक हुआ, कहकर गायत्री रोने लगी। बस माँ, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं ढूंढूंगी अपने पापा को, अपनी पूरी जान लगा दूंगी उनको वापस लाने में। तुम्हारे ख्वाब को मैंने अपना बनाया है, तुम्हारे संघर्ष को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मैं उनको वापस लेकर आऊंगी और उस कमलेश को तो इसकी सजा जरूर मिलेगी, कहकर सुगंधा माँ को संभालने लगी। लेकिन बेटा, अभी मेरा संघर्ष यही नहीं खत्म हुआ। अभी तो जाने क्या क्या बचा था जो मुझे झेलना था। पर आज के लिए इतनी बात काफी है। तुम्हें सुबह ट्रेनिंग के लिए निकलना है, इसलिए फिर कभी बताऊंगी। पर मुझे पूरी बात जाननी है माँ। मैं बताऊंगी बेटा, बस थोड़ा सा सब्र करो। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम्हारे पापा हमको छोड़कर नहीं गए। उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, जिस कारण ऐसा हुआ। अगले दिन सुगंधा को ट्रेनिंग के लिए अपने शहर से बहुत दूर जाना था। सुगंधा की 1-2 दोस्त, मोहल्ले वाले सब उसे विदा करने आए। सब बहुत खुश थे कि उनके मोहल्ले की लड़की ने नाम रोशन किया है। वो सब बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। माँ को अकेला छोड़कर जाने में सुगंधा थोड़ी असहज और परेशान थी, क्योंकि आज तक जब से उसने होश संभाला था, दोनों माँ बेटी एक दूसरे की हमदर्द हैं। सुगंधा चाह रही थी कि गायत्री थोड़े दिनों के लिए मामा के यहाँ चली जाए, क्योंकि वो माँ को अकेले नहीं रहने देना चाह रही थी। इसलिए उसने माँ से कहा, माँ तुम मामा को बुला लो और उनके साथ चली जाओ। यहाँ अकेले रहोगी तो वहाँ मेरा भी मन नहीं लगेगा। पर गायत्री ने मना कर दिया। जब मैंने इतना समय अकेले गुजार लिया तो ये 3 महीने तो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा दिन तो बच्चों को संभालने में ही निकल जाता है। गायत्री उसे दिलासा देने लगी और कहने लगी, तुम बेफिक्र होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगले दिन सुगंधा अपनी ट्रेनिंग पर चली गई, पर न जाने कितने सवाल उसके मन में थे। अभी तक वो अपने पिता के बारे में गलत नजरिए से सोचती थी, पर आज सच्चाई जानने के बाद उसे वाकई में अपने पापा से इतनी हमदर्दी हो गई, इतना प्यार आ गया कि वह बस जल्द से जल्द इस काम में लगना चाहती थी। पर उसे अभी कुछ महीने का इंतजार करना था। इधर गायत्री भी अपने काम में बिजी थी। सुबह चली जाती, दिन भर वहीं रहती, बच्चे संभालती और रात में घर आकर अपना बाकी सिलाई का काम देखती। हफ्ते में एक बार सुगंधा से उसकी बात हो जाती और सुगंधा जब भी माँ से बात करती तो ये जरूर कहती कि माँ तुम परेशान मत हो, हम मिलकर पिताजी को ढूंढेंगे। गायत्री खुश थी कि उसके पति अब जल्द ही उसके साथ होंगे। उसे अपने पति के सही व स्वस्थ होने की पूरी उम्मीद थी, जिस कारण उसने आज तक कभी भी अपना बिंदी और सिंदूर नहीं हटाया। पर बगैर आदमी के घर में सुहागन स्त्री पर आरोप लगाने वाले भी कम न थे। आसपास वाले भी उससे सवाल करते हैं कि पति कहाँ है? अगर सुहाग की निशानी है तो फिर तुम्हारा आदमी कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल था जो गायत्री को अजीब स्थिति में ला देता। इसी कश्मकश में न जाने कितना वक्त दर दर भटकते हुए गायत्री ने बिताया। पति के होते हुए भी ना होने का दर्द, कितने ही आरोपों को झेला है उसने। इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अपने शहर से दूर, बहुत दूर, इस अनजान शहर में अपनी बेटी को लेकर आ गई। अपना गुजर बसर करने लगी। पर यहाँ भी उसे परेशान करने वाले कम नहीं थे। रेखा दीदी, जो उनके पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने ही गायत्री को ये काम दिलवाया। वो गायत्री की हर बात को जानती हैं। मोहल्ले में कभी कोई कुछ कहता तो गायत्री के बदले वो उसका जवाब देती। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के सहारे कब 3 महीने गुजर गए, गायत्री जान नहीं पाई। और अब तो सुगंधा के वापस आने का समय भी आ गया था। ट्रेनिंग के बाद सुगंधा को एक नया जन्म मिल गया था, जिसका उद्देश्य पापियों का नाश करना और अपने पापा को ढूंढना था। घर पहुंचने पर सुगंधा का स्वागत करने के लिए पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ था। उसके मामा अशोक भी अपने परिवार के साथ उसका स्वागत करने आए हुए थे। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि सुगंधा को उसी शहर में पोस्टिंग मिली थी जहां उसका अपना घर था। इतने सालों बाद वापस उसी शहर में जाने को लेकर गायत्री के मन में उथल पुथल चल रही थी। कमलेश क्या अब भी वही होगा? यही सोच विचार में गुम गायत्री को देखकर सुगंधा पीछे से आकर बोलती है, माँ 2-3 दिन में सारी पैकिंग करनी है, अगले हफ्ते मुझे ज्वाइन करना है। आपने अपने मालिक को सारा काम छोड़ने की बात बता दी कि नहीं? क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, अपने में डूबी गायत्री बोली। मुझे पता है माँ, वापस उसी शहर में जाने पर आपको कैसा लग रहा होगा।
पुराना वक्त जो आपने पापा के साथ बिताया हुआ है, उसे आप कैसे भूल सकती हैं माँ? मुझे अब आगे की कहानी जाननी है। पापा के गुम होने के बाद क्या हुआ? आखिर हम यहाँ इतनी दूर इस शहर में क्यों आए? गायत्री फिर सुगंधा को आगे की बातें बताने लगी। तुम्हारे पापा को हमने बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी ना मिले। पुलिस में भी रिपोर्ट कराई, लेकिन पुलिस को ढीला ढाला देखकर मेरा मन विचलित हो उठा। इसलिए मैं खुद ही हर दिन तुमको पड़ोसियों के पास छोड़कर अरुण को ढूंढने निकल जाती। गली के एक एक घर में उम्मीद के साथ अरुण की फोटो दिखाती फिरती कि शायद ही किसी ने देखा हो। पर रात होते होते सारी उम्मीदें खत्म हो जाती। कुछ दिन तक तुम्हारी नानी साथ रही आकर, पर कोई कितने दिन रह सकता है। मेरी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। तुम्हें संभालना, अकेले घर में रहना और पैसों के लिए उस लालची कमलेश के आगे हाथ फैलाना। कभी कभी तो मन करता कि आत्महत्या कर लूं, पर तुम्हारा मुंह देखकर कुछ न कर पाती। दूसरी तरफ कमलेश मुझ पर दबाव बना रहा था कि मैं वहीं उसके घर में रहूं जाकर। यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। उसकी चालों को मैं अच्छे से समझ रही थी। मैं बहुत लाचार थी। बीच बीच में पिताजी या भैया भी आते रहते हैं और जो भी संभव होता है वह मदद करते। एक दिन अशोक भैया अपने एक दोस्त के साथ मुझसे मिलने आए, अरुण के बारे में जानकारी लेकर, और जो उन्होंने बताया उसे सुनकर तो मेरा माथा ठनक गया। उनके दोस्त का नाम राजन था। वह पेशे से एक मनोचिकित्सक हैं और दिल्ली के एक मानसिक अस्पताल में डॉक्टर हैं। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने अरुण को दिल्ली के एक मेंटल हॉस्पिटल में देखा है, जहां वह किसी दूसरे मरीज के इलाज के लिए गए थे। मुझे उनकी बातों पर एक बार भी तो यकीन न हुआ। दिल्ली तो हमारे शहर से बहुत ही दूर है। अरुण वहां कैसे जा सकते हैं, और वो भी मानसिक अस्पताल? फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अरुण को कैसे पहचानते हैं? तब अशोक भैया ने बताया कि उन्होंने अरुण को खोने पर अरुण की फोटो राजन को दी थी, तभी राजन ने पहचान लिया। अब मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि शायद अपने अरुण से मिल सकूं, अपने घर ला सकूं। मैंने राजन भैया से मिन्नतें की, एक बार मुझे अरुण से मिलवा दें, पर यह इतना आसान ना था। रात भर मैं बस अरुण के बारे में ही सोचती रही। तुम कैसे होगे? मुझे इतने सालों बाद देखकर खुश होगे? सुगंधा कितनी खुश होगी अपने पापा को देखकर जब तुम हमारे साथ वापस आओगे? सैकड़ों सवाल थे मेरे मन में तुम्हारे लिए कि आखिर तुम वहां कैसे पहुंचे। तुम्हारे ही ख्यालों में गुम कब मुझे नींद आ गई, पता ही ना चला। अगले ही दिन तुमको नानी के पास छोड़कर मैं, अशोक भैया और राजन भैया, तीनों लोग अरुण से मिलने दिल्ली गए। अस्पताल वाले की नज़र में हम तो अनजान थे। राजन भैया तो डॉक्टर थे, जिस कारण हमें ये बात पता चली, और उनके रहने पर ही बहुत कोशिशों और मिन्नतों के बाद हमें सिर्फ अरुण को देखने को मिला। मैंने बताया कि मैं उनकी पत्नी हूँ, पर वह लोग कुछ भी मानने को तैयार ना थे। उनका कहना था कि जिसके जरिए वह यहाँ आए हैं, बस उन्हीं को स्वीकृति है मिलने की। थक हार कर हमें अरुण को बस देखकर ही सुकून करना पड़ा। मैंने उन लोगों को जानना चाहा कि आखिर यहाँ आए कैसे। पहले तो उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया, लेकिन राजन भैया के दबाव देने पर उन्होंने एक फोटो दिखाई और बताया कि ये आदमी अरुण को यहाँ लेकर आए थे। फोटो देखते ही गायत्री का माथा घूम गया। कमलेश इतना गिर जाएगा, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। उस जालिम ने तो मानवता की सारी हदें पार कर दी। इतनी गहरी चाल चलेगा, वो मैंने सोचा तक नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया कि अरुण के गुम होने में कमलेश का ही हाथ था। मैंने अरुण को जी भरकर देखा। कितनी दयनीय हालत हो गई थी। बड़े बड़े बालों से और बड़ी हुई दाढ़ी मूछों से चेहरा भी पहचाना नहीं जा रहा था। फिर मेरी नजरें उनसे टकराईं और एक पल को लगा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और अभी मुझे पहचान जाएंगे। पर यह मेरा भ्रम था। दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों के साथ मैं वापस अपने घर आ गई। अगले दिन बहुत हिम्मत करके हम संगीता दीदी के घर गए। भाई ना होने का गम तो उनके चेहरे पर ना था, पर मैं उनकी नज़र में कसूरवार जरूर थी। उनको लगता था कि मेरी लापरवाही के चलते अरुण कहीं खो गए हैं। मुझे और भैया को देखकर कमलेश भी आश्चर्य में आ गए, क्योंकि उनके बुलाने पर तो मैं कभी भी उनके घर नहीं गई। संगीता दीदी का भी रूप उस दिन कुछ बदला बदला था। तब मैंने सीधी कमलेश से अरुण के बारे में पूछा। पहले तो वह ना नुकर करता रहा। फिर जब मैंने दीदी को कमलेश की हरकतों के बारे में बताया, साथ ही ये भी कि अरुण के गायब होने में कमलेश का हाथ है, तो उल्टा वह मुझ पर ही चिल्लाने लगी। कमलेश भी आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ाने लगा कि तुम लोगों ने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया है। उसने उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया कि मैं उस पर डोरे डाल रही हूँ। मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों से बात करना बेकार है, इसलिए मैं वापस घर आ गई।
भैया ने मुझे समझाया कि हड़बड़ी में कोई भी फैसला लेना उचित नहीं है। कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि अरुण सही सलामत है। अब हमें नए तरीके से काम करना होगा, क्योंकि कमलेश अपनी गलती कभी भी नहीं मानेगा। अगले दिन हम पुलिस के पास गए। अरुण की सारी जानकारी लेकर पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि पहले वो दिल्ली जाकर सब सच सच पता करेंगे, उसके बाद ही कमलेश पर कोई कार्यवाही हो सकती है। मुझे लगा कि अब शायद पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस स्टेशन से जैसे हम घर आए, कुछ देर बाद कमलेश वहीं धमक पड़ा और हमसे कहने लगा, लिखवा आए रिपोर्ट पुलिस में। हाँ हाँ हाँ, मैंने ही अरुण को भेजा है पागल खाने में। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, चली आओ मेरे पास, रानी बनाकर रखूंगा। क्या रखा है उस पागल में? धन दौलत तो सब मेरा ही हो गया है, बस तेरी ही कमी है। अब वो खुलकर सामने आ गया था। तुम्हारा रसपान तो मैं करके रहूंगा, कहकर लालची नजर मुझ पर डालता हुआ वह निकल गया। मेरे भाई के सामने वो मुझे जलील कर गया। कमलेश के तेवर बिल्कुल भी ठीक ना थे। वो मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसको बस मेरा शरीर भोगना था और ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। ये बात भैया को नागवार गुजरी कि कैसे कोई उसकी बहन को बेइज्जत करके चला जाए। पर वो वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं था, इसलिए हमने एक फैसला किया। मैंने सोच लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, भाई के साथ अपने गांव चली जाऊंगी। एक बार तो अरुण का घर छोड़ने का मेरा मन नहीं हुआ। न जाने कितनी यादें बसी हैं इस घर में। भैया ने मुझे समझाया और मुझे लेकर घर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। वहाँ सब लोग रहेंगे तो मेरी उलझन भी कुछ कम होगी। गांव आए हुए मुझे 15 दिन हो गए। तुम्हारा एडमिशन वहीं एक स्कूल में करवा दिया गया और किसी तरह दिन काटने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अरुण को वहां से वापस कैसे लाएं। सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। पुलिस भी लापरवाह बनी हुई थी। अब जो करना था वह हमें ही करना था। एक दिन अचानक ही संगीता दी और कमलेश वहां आ पहुंचे। कमलेश को देखकर ही मेरा पारा चढ़ गया। किसी भी सूरत में मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। संगीता दी को मुझसे ये शिकायत थी कि मैं बिना बताए चली आई। मुझ पर नाराज होते हुए बोलने लगी, ये क्या बात है गायत्री, तुम बिना खबर किए सुगंधा को लेकर यहाँ चली आई। कितना परेशान हो गए थे हम, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। कमलेश ने भी तुम्हें कितना ढूंढा। अपनों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अरुण नहीं है तो क्या हम भी मर गए हैं? अरुण के बारे में ऐसा सुनते ही मैं चीख पड़ी। अरुण बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस राक्षस ने मुझे हासिल करने के लिए उनकी बीमारी का फायदा उठा, उनको मानसिक रोगी बना दिया। इस राक्षस ने किया है। कमलेश को देखकर मैं आपे से बाहर हो गई। सबके सामने अपनी बेइज्जती उसे असहनीय लगी, पर इतने लोगों के बीच वो कुछ बोला नहीं। बस जाते जाते मुझे देख लेने की धमकी दे गया। उस दिन पूरा समय मैं रोती रही। तुम मुझसे पूछती कि माँ आप क्यों रो रही हैं, और मेरे पास कोई जवाब ना होता। उसी वक्त भैया ने अपने उन्हीं दोस्त राजन को फोन किया और उनसे कुछ बात की। मुझे फटाफट मेरा सामान पैक करने को कहा। पता नहीं जिंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगी। अब समझ में आया कि खूबसूरत होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी किस्मत भी उतनी खूबसूरत होनी चाहिए। अगले दिन एक लंबे सफर के बाद हम दिल्ली पहुंचे। हम दिल्ली में भैया के दोस्त राजन के यहाँ रहे। उनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटा था। वो बहुत ही मिलनसार थीं। घर में नौकर चाकर सभी थे। उन लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता ही था। राजन भैया की पत्नी ने मुझे मजबूत बनने और अपनी लड़ाई डटकर लड़ने को कहा। अशोक भैया ने मुझे वहीं कुछ काम करने की सलाह दी और उसका जिम्मा भैया ने उन दोनों पर छोड़ दिया। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। अगर मैं अपने शहर या गांव में रहती तब भी कमलेश कुछ ना कुछ हरकतें कर मुझे परेशान करता रहता। अपनों से दूर इतने बड़े अनजान शहर में ये सब इतना आसान नहीं था। यहाँ कुछ काम करूंगी तो कुछ आर्थिक मजबूती भी होगी। उनका फैसला मुझे ठीक लगा। आखिर कब तक उस कमलेश के एहसानों पर जिंदगी जीऊंगी? किसी को क्या पता कि कमलेश जिस संपत्ति का मालिक बना बैठा है वो सच में तो वह हमारी ही है। राजन भैया ने अपने एक जान परिचय में मुझे बच्चे संभालने का काम दिला दिया। जहां मैंने काम शुरू किया उनके 2 बच्चे थे। पति पत्नी दोनों ही नौकरीशुदा। मुझे वहीं रहकर उनकी देखभाल करनी थी। 1-2 दिन में मैंने अपनी व्यवस्था की और वहीं तुम्हारे साथ रहने लगी। मेरा काम बच्चे संभालने का था, इसलिए वो लोग चाहते थे कि मैं तुम पर ध्यान न देकर सिर्फ उनके बच्चों को संभालूं। बड़े लोगों के बड़े चोंचले खुद तो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों को पालने से भागते हैं। मेरे लिए ये स्थिति और भी अजीब हो रही थी।
अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे बच्चे पर प्यार लुटाना आसान ना था। अगर वापस अपने शहर जाती तो पक्का कमलेश परेशान करता, और अगर यहाँ दिल्ली में रहती तो तुमको दूर करना पड़ता। आखिर मैंने सोच लिया कि मैं तुमको खुद से अलग नहीं करूंगी, भले ही मेरे साथ कुछ भी बुरा हो जाए। जब मैंने भैया को वापस गांव चलने को कहा तब उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तुम यहीं रहो, सुगंधा की बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसको मैं अपने साथ गांव ले जाऊंगा। तुम यहाँ रहोगी तो अरुण से मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। हो सकता है कि वह बार बार तुम्हें देखें तो पहचानने लगे। राजन भैया और उनकी पत्नी ने भी मुझे यही सलाह दी। किसी तरह मैंने खुद को मजबूत किया, पर तुमको दूर करने को सोचकर ही मैं कांप जाती। भगवान मुझसे ये कैसी परीक्षा ले रहा था? पति होते हुए भी उनका साथ ना होना, और अब बेटी को भी अपने से दूर करना। लेकिन अरुण को पाने की उम्मीद में मैंने तुम्हें तुम्हारे मामा के साथ गांव भेज दिया, और मैं वहीं बच्चे संभालने का काम करने लगी। राजन भैया भाभी बीच बीच में मेरा हाल चाल लेते रहते। तुम पर लुटाने वाली ममता मैं किसी और पर लुटाने लगी। तुमसे दूर होकर कई दिन तक मैं छटपटाती रही। मुझे पता था कि तुम्हारा भी यही हाल है। वो मेरी मजबूरी थी, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए। मुझे याद है कि मुझसे दूर होकर तुम कितना रोई थी। खाना पीना भी छोड़ दिया था। तुमसे फोन पर बात करके मेरा मन हल्का हो जाता। 3-4 महीने में एक बार अरुण को मैं देख पाती, वो भी बहुत मुश्किलों से। इसी तरह 2 साल बीत गए। बीच में मैं बस एक बार 1 हफ्ते के लिए तुमसे मिलने गाँव गई। अब तुम बड़ी और समझदार हो गई थी। तुम्हारी दुनिया तो बस मुझ तक ही सीमित थी। पिता का प्यार तो तुम कभी जान ही ना पाई। शायद इसीलिए मुझसे दूर होने पर तुम मुझसे नाराज रहने लगी। नहीं माँ, मैं दिल से नाराज नहीं थी। बस यही सोचती कि क्यों तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे कहाँ पता था कि आप मुझे पिता की छांव देने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कमलेश को शायद ये बात पता चल गई कि मैं दिल्ली में हूँ और अरुण से मिलने जाती रहती हूँ। अगली बार जब मैं अरुण से मिलने अस्पताल गई तो पता चला कि वो यहाँ नहीं है, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत कोशिशों के बाद भी हम ये नहीं जान पाए कि आखिर उन्हें कहाँ ले जाया गया है। राजन भैया ने भी जानने में पूरी मदद की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम ये नहीं जान पाए कि आखिर वह कहाँ हैं, उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है। एक बार फिर उनको पाते हुए मैंने खो दिया। मैं अपनी जिंदगी से हताश हो गई थी। उधर भैया ने बताया कि कमलेश मेरे बारे में पूछने आया था। अब मैं वापस अपने गांव नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमको अपने पास बुला लिया। दूसरी नौकरी खोजी जहां बच्चे के साथ रहने पर कोई पाबंदी ना हो। जो भी पैसे मैंने कमाए उसी से एक कमरा किराए पर ले लिया और तुमको लेकर वहीं रहने लगी, और ठान लिया कि तुमको बड़े होकर मैं पुलिस में ही भर्ती करूंगी। इसलिए तुम्हारे मन में भी मैंने यही सपना डाला कि पुलिस बनना है तुमको। बस यही मेरा अतीत है। आगे तो तुम्हें सब पता ही है कि कैसे दिन भर की नौकरी के बाद रात रात भर कपड़े सिलने का काम करती, जिससे तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। चाहती तो कमलेश से अपना हक मांग सकती थी, पर वह गिरा हुआ इंसान चंद रुपयों की खातिर कोई ना कोई शर्त जरूर रखता। इसलिए मैंने अकेले सबसे दूर रहने का फैसला किया। माँ, जो बातें अभी तक मुझे नहीं पता थीं, अब सब पता चल गई हैं। शायद ईश्वर भी हमारी मदद करना चाहता है। जो मेरी पहली पोस्टिंग उसी शहर में हुई। मैं आपका बीता हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकती माँ। जब मुझे और आपको पिताजी की जरूरत थी, पर ये जरूर वादा करती हूँ कि आने वाला समय हम साथ में ही बिताएंगे। अपने पापा को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। कहकर सुगंधा ने माँ के आंसू पोंछे और एक पुलिस अफसर के रूप में वापस अपने शहर जाने की तैयारियों में जुट गई। अपने शहर पहुंचकर आज से सुगंधा ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। गायत्री सालों बाद वापस अपने शहर पहुंचने पर बहुत भावुक हो गई। ये वही चौराहे, रास्ते और गलियां हैं जहां उसने अरुण के साथ बाइक पर बैठकर खूबसूरत वक्त बिताए थे। कुछ भी तो नहीं बदला, यहाँ सब कुछ वैसा ही है। अगर कुछ बदला है तो वह है इंसानों की फितरत, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। एक आदमी अपनी हवस मिटाने के लिए दूसरों की खुशियां छीनने से भी नहीं कतराता। संगीता दीदी का घर छोड़ने के बाद वह अपने ससुर के पैतृक घर में अरुण के साथ कितनी सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। सुगंधा जब होने वाली थी तो अरुण उसका कितना ख्याल रखते थे। जरा सी भी तकलीफ होने पर किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। सब कुछ कितना सुंदर और सुखद था। हमेशा कहते हैं
मुझे तुम्हारे जैसे ही एक परी चाहिए। होने वाली संतान को लेकर वो इतने ज्यादा खुश थे कि जैसे ही खबर लगी कि वो पिता बनने वाले हैं, उसी दिन से उसका कमरा सजाने लगे। पर किस्मत ने एक पल में ही सब बिखेर दिया। मेरी बेटी जो इतनी अभागी निकली कि पैदा होते ही पिता के होते हुए भी उनके साये से दूर रही, ये सब सोचकर ही ऐसा गायत्री की आंखें नम हो गईं। हाँ हाँ, बस यहीं गाड़ी रोक लो। हाँ, यही एड्रेस है। क्या हुआ माँ? देखो, हमारा नया घर आ गया। सुगंधा ने अपने मामा से पहले से ही एक किराए के मकान का इंतजाम करने को कह दिया था। आओ गायत्री, देखो, किस्मत फिर से एक बार तुम्हें उसी शहर में ले आई जहाँ से तुम्हें डरकर भागना पड़ा था। पर आज समय बदल गया है। आज तुम डरने नहीं बल्कि डराने आई हो। अशोक पहले से ही वहीं मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। घर के चारों ओर चार दीवारी है जिसके मुख्य भाग पर एक लोहे का गेट लगा हुआ है। गेट के आगे छोटा सा बगीचा, फिर बाहरी कमरे का दरवाजा, कमरे के अंदर से आगे की तरफ छोटा सा आंगन, साइड में किचन और बाथरूम, और फिर एक कमरा जिसका पिछला दरवाजा उसी मकान की बाउंड्री में खुलता है। दोनों माँ बेटी के लिए ये घर रहने के लिए पर्याप्त था। सुगंधा चाहती तो सरकारी क्वार्टर भी ले सकती थी, लेकिन उसे अपना घर चाहिए जिसे कमलेश ने हड़प लिया था। घर में दाखिल होते ही गायत्री अपने घरेलू कामों में जुट गई और सुगंधा अपने मामा के साथ बाजार निकल गई सामान लेने। अभी उसको ज्वाइन करने में एक दिन का वक्त और था, इसलिए वह घर सेट करने में माँ की मदद करने लगी। पुलिस वर्दी पहनकर सुगंधा अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसके बचपन का सपना आज सच हो गया। माँ की नज़र जैसे ही अपनी पुलिस अफसर बेटी पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसकी नज़र उतार ली और एक काला टीका उसके कान के पीछे लगा दिया। मुंह मीठा कराकर गायत्री ने सुगंधा के भविष्य में सफल होने की प्रार्थना की। जय हिंद सर। आइए आइए इंस्पेक्टर सुगंधा, बैठिए। सुगंधा अपने सीनियर इंस्पेक्टर को सैल्यूट मारते हुए वहीं कुर्सी पर बैठ गई। आपको देश सेवा करने का सुनहरा अवसर मिला है। पुलिस लाइन ज्वाइन करने के लिए बधाई। आप अपने हुनर और ईमानदारी से इस थाने का नाम रोशन करें। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद सीनियर इंस्पेक्टर अतुल प्रसाद सुगंधा को उनकी ड्यूटी समझाने लगे। इंस्पेक्टर अतुल लगभग 30-35 साल के हष्ट-पुष्ट नौजवान हैं। अपना काम समझने के बाद सुगंधा पूरे स्टाफ से मिली। सुगंधा अभी नई नई है तो उसे थोड़ा वक्त लगेगा सब कुछ समझने में। वह ये देखकर हैरान थी कि कुछ ही समय के अंतराल पर कोई ना कोई औरत अपनी रिपोर्ट लिखाने आ रही थी। किसी का शराबी पति उसे मारता पीटता है, तो कोई विधवा है जिसे परिवार और समाज द्वारा सताया जा रहा है। कोई बूढ़ी औरत रो रही है जिसे उसके बहू बेटे ने घर से बाहर कर दिया है। सुगंधा ये सब देखकर थोड़ा विचलित होने लगी। फिर स्वयं ही उसे अपना शपथ याद आ गया और फिर वो कठोर होते हुए इन सब के साथ अपनी माँ को भी इंसाफ दिलाने की ठान लेती है। गायत्री जब से वापस अपने शहर में आई थी तब से उसका मन संगीता से मिलने का हो रहा था। भले ही उन्होंने उसको परिस्थिति अनुरूप उल्टा सीधा कहा हो, लेकिन कमलेश की हरकतों को पहचानते हुए उन्होंने ही अरुण को अलग घर में रहने की सलाह दी थी। शादी के बाद वह उसकी हमदर्द थी, कितना ख्याल रखती थी। वह तो कमलेश के बहकावे में आकर और अपने भाई के खोने के गम में गायत्री को उल्टा सीधा कह बैठी। गायत्री के मन में संगीता के प्रति जो नाराजगी थी वह इतने सालों के अंतराल के बाद कम हो गई थी। कितने साल बीत गए उनको और उनके बच्चों को देखे हुए। आखिर थे तो वह अपने ही। आज भी गायत्री को सब गली मोहल्ले याद हैं। संगीता का घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, पर अभी उसे इंतजार करना है सही वक्त का। गायत्री घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो रही थी। सुगंधा सुबह चली जाती, शाम को आती, कभी कभी रात भी हो जाती थी। इसलिए गायत्री ने फिर से अपना सिलाई का काम करने के बारे में सोचा, लेकिन सुगंधा नहीं चाहती थी कि गायत्री अब और काम करे। वह उसे आराम देना चाहती थी। जिंदगी के सुनहरे पल तो उसने सिर्फ संघर्ष में ही बिताए थे। सुगंधा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रही थी, जिससे उसके सीनियर उससे खुश थे। एक दिन सुगंधा को इंस्पेक्टर अतुल किसी काम से अपने केबिन में बुलाते हैं। सुगंधा, ये कुछ फाइलें हैं जो काफी समय से पेंडिंग पड़ी हैं। इसको देख लो, समझ लो और चाहो तो आज स्टडी करने के लिए घर ले जा सकती हो। इसमें से किसी एक केस पर तुमको काम करना है। यस सर, मैं आज ही घर ले जाकर इन सब फाइलों को पढ़ती हूँ। जय हिंद सर, कहकर सुगंधा फाइलों को लेकर घर के लिए निकल पड़ी। माँ, आज रात मुझे थोड़ा काम है, इसलिए तुम खाना खाकर सो जाना, मैं बाद में खाऊंगी। ठीक है, काम कर लेना, लेकिन पहले खाना खा लो। आपको तो पता है
कि खाते ही मुझे कितनी नींद आने लगती है, और ये फाइल मुझे आज ही पढ़नी है और कल इस पर काम करना है। अच्छा तुम काम करो, तब तक मैं कुछ और पढ़ लेती हूँ। सुगंधा फाइलों में व्यस्त थी। गायत्री भी एक किताब लेकर बैठ गई पढ़ने, सुगंधा का साथ देने के लिए। अभी 2 फाइलें ही पढ़ी थीं कि रात के 12 बज गए। सुगंधा ने माँ को देखा तो वह सो गई थी। इस वक्त सुगंधा को चाय पीने की बड़ी तेज तलब लगी थी। वो चाय बनाने चली गई। किचन से आती आवाज से गायत्री जाग गई। ये क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ मैं। आप जाग गईं? आप लेंगी चाय? आधा कप दे देना। कहते हुए गायत्री वापस कमरे में चली गई और सुगंधा की फाइलें उलटने पलटने लगी। तभी एक फाइल को देखकर गायत्री चौंक पड़ी। ये तो कमलेश की फोटो है। तब तक सुगंधा भी चाय लेकर आ गई। कमलेश की फोटो देखते ही गायत्री अजीब सा महसूस करने लगी। माँ को चाय देती हुई सुगंधा माँ से पूछने बैठी, क्या हो गया माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सुगंधा के आगे फाइल बढ़ाते हुए गायत्री कहती है, ये तो कमलेश है। इसकी फोटो इस फाइल में क्या कर रही है? अब क्या कर दिया इसने? माँ के हाथों से फाइल लेकर सुगंधा फटाफट फाइल में लगी फोटो देखने लगी। ये फाइल तो वह पढ़ चुकी है। इसमें लिखा है कि कमलेश के ऊपर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है और यह आरोप उसके स्वयं के बेटे ने लगाया है, लेकिन सबूतों के अभाव में यह केस आगे नहीं बढ़ पाया और कमलेश को कोई सजा नहीं हुई। क्या मतलब? अब संगीता दीदी नहीं रही। सोचकर ही गायत्री का दिल बैठने लगा। सुगंधा माँ को संभालने लगी और मन ही मन सोच लिया, अब वह इसी केस पर काम करेगी। वह कमलेश को इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि जब उसने देखा था तब वह बहुत छोटी थी, इसलिए वह जान नहीं पाई। फिर उसने केस की तारीख देखी तो ये घटना लगभग 1 साल पहले की थी। माँ को समझाती हुई सुगंधा कहती है, इसमें संगीता बुआ की कोई फोटो तो लगी नहीं है। तुम बेवजह परेशान हो रही हो सकता है कोई और बात हो। कल थाने में जाकर मैं सबसे पहले इस केस पर ही बात करूंगी। सुगंधा जानती थी कि माँ को बहलाना इतना आसान नहीं है, पर उसे इस बात से थोड़ा इत्मीनान हुआ कि कमलेश खुद ही उसके चुंगल में आ गया। उसके केस की फाइल मुझे ही मिली। ये सब भगवान का एक इशारा है उस तक पहुंचने का। अगले दिन सुगंधा जैसे ही थाने में पहुंची, उसने सबसे पहले कमलेश की ही फाइल दी और कहा, सर मैं इस केस पर काम करना चाहती हूँ। फाइल को पढ़ते हुए इंस्पेक्टर अतुल कहने लगे, पहली ही बार में मर्डर का केस लिया है तुमने? मैंने तो इसके साथ चोरी और लूटपाट की फाइलें भी दी थी। मुझे लगा कि तुम उसमें से कोई केस सॉल्व करोगी। जी सर, पर पता नहीं ये फाइल पढ़ने के बाद से इसी पर काम करना चाहती हूँ। अपने निर्णय पर अडिग होते हुए बोली, ठीक है, आज से ही तुम इस केस पर काम शुरू करो। वैसे तो तुमने फाइल पढ़कर जान ही लिया होगा, पर एक बार तुम्हें इस केस के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये जिसकी फोटो लगी है ये कमलेश है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और एक नंबर का अय्याश आदमी है। इसके बेटे ने ही इस पर आरोप लगाया है कि उसकी माँ की मौत में उसके पिता का हाथ है। सर क्या मैं उस औरत का नाम जान सकती हूँ? वैसे तो सुगंधा फाइल में नाम पढ़ चुकी थी, पर फिर भी एक बार उसने पूछना जरूरी समझा। उनका नाम संगीता था। नाम सुनते ही सुगंधा एक बार कांप गई। संगीता की मौत ट्रेन से गिरने के कारण हुई, जबकि बेटा कह रहा है कि उसे कमलेश ने धक्का दिया था। हमें जांच पड़ताल कोई भी सबूत कमलेश के खिलाफ नहीं मिला, पर शक मुझे भी उसी पर है। सर एक बात पूछना चाहती हूँ मैं कि उनके बेटे को ये हत्या क्यों लग रही है? हो सकता है ये एक हादसा हो, और हत्या भी तो है, तो हत्यारा पिता ही क्यों? गुड क्वेश्चन सुगंधा। जब हमने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी माँ को कुछ तो ऐसा पता चला था जिससे उसकी मौत के एक दिन पहले रात में उसके माँ बाप के बीच खूब झगड़ा हुआ और वह पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी। बेटा ये जान नहीं पाया कि बात क्या है। अगले दिन कमलेश को अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाना था। रास्ते में ट्रेन से गिरकर उसकी पत्नी की मौत हो गई। सर मैं इस केस को जल्द से जल्द शुरू करना चाहती हूँ। बिल्कुल, हम आज से ही काम शुरू करते हैं। नमन का नंबर इस फाइल में है, तुम कॉल करो और उसे थाने बुलाओ। सुगंधा बिना देर किए इस केस पर जुट जाती है और फोन करके नमन को थाने बुलाती है। सर आपने बुलाया है? हाँ बैठो मिस्टर नमन, हम फिर से उस केस की जांच पड़ताल शुरू कर रहे हैं। तुमने जो अपने पापा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है, क्या तुम्हें अभी भी यकीन है कि उसने ही तुम्हारी माँ को मारा है? क्या तुम इस बात पर सहमत हो? सर मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, कमलेश ने ही मेरी माँ को। कहते कहते नमन की आंखें छलछला पड़ीं। ठीक है नमन, हम इस केस पर फिर से काम शुरू कर रहे हैं, इसलिए पूछताछ के लिए तुम्हें थाने बुलाया जा सकता है। चलो कमलेश के घर चलते हैं।
सुगंधा से कहते हुए अतुल केबिन से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते भर सुगंधा सिर्फ कमलेश की नीच हरकतों के बारे में ही सोचती रही। इतना गिरा हुआ इंसान है कमलेश कि उसके अंदर जरा सी भी हमदर्दी नहीं बची। पहले मेरे पापा के साथ गलत किया, अब अपनी पत्नी को भी। तभी गाड़ी रुकने के साथ ही सुगंधा के ख्यालों पर भी ब्रेक लग जाता है। दरवाजे की घंटी बजते ही एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। हमें कमलेश से मिलना है, बुलाओ उसको। पुलिस को देखते ही वो औरत थोड़ी सकपका गई और अंदर आने का इशारा कर कमलेश को बुलाने जा रही थी कि तब तक अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को सही करते हुए कमलेश बाहर आ जाता है। पुलिस को देखते ही थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अंदर पहुंचते ही सुगंधा ने एक सरसरी निगाह उस बड़े से मकान पर डाली जिसकी बैठक के दाएं दीवार पर संगीता की तस्वीर लगी थी। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए बैठिए। सब खैरियत तो हैं? हम बैठने नहीं आए हैं कमलेश, बल्कि तुमसे पूछताछ करनी है। पूछताछ? किस सिलसिले में? इंस्पेक्टर अतुल की ओर सिगरेट बढ़ाते हुए बेशर्मी से बोलता है। वही जिस केस में तुम बाइज्जत बरी नहीं हुए हो। सिगरेट न लेने का इशारा करते हुए बोले अतुल। पर मेरे खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है। तब तक सुगंधा भी कमलेश से मुखातिब होती है। आपके घर में और कौन कौन रहता है? अभी तक कमलेश की नजर सुगंधा पर नहीं पड़ी थी, पर सुगंधा के बोलते ही कमलेश उसको ध्यान से देखने लगा। वही रंग रूप कद काठी। सुगंधा को देखकर कमलेश थोड़ा भयभीत सा हुआ, लेकिन वह कुछ पूछ ना पाया। नेम प्लेट पर भी सुगंधा का नाम पढ़कर उसके होश उड़ गए। ये नहीं हो सकता, इस लड़की की शक्ल गायत्री से हूबहू मिले और नाम भी वही सुगंधा। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। एक बेटा अपने परिवार के साथ शहर के दूसरी तरफ रहता है और एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो कानपुर में रहती है। आपका बेटा आपके साथ क्यों नहीं रहता? आजकल कौन अपने बूढ़े बाप की खिदमत करना चाहता है? बुढ़ापे में उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो वो घर छोड़कर चले गए। आपकी पत्नी की मौत कैसे हुई? सारे सवाल सुगंधा ही कर रही थी। बता तो चुका हूँ इंस्पेक्टर अतुल को, ट्रेन से गिरकर। मैं और मेरी पत्नी दिल्ली जा रहे थे किसी काम से। किस काम से? एक रिश्तेदार के घर पर शादी थी। रात के लगभग 11 बजे वह बाथरूम जाने के लिए फर्स्ट क्लास केबिन से बाहर निकली। जब बहुत देर तक वो नहीं आई तो वह बाहर निकलकर मैं भी इधर उधर देखने लगा। रात का समय था तो ज्यादातर लोग अपने अपने केबिन को बंद किए लेटे बैठे होते हैं। कहीं कोई कुछ नहीं दिखा। टॉयलेट में भी कोई नहीं था। तुरंत मैंने स्टाफ को बुलाकर पूछा, पर किसी ने भी उसे नहीं देखा था। फिर मैंने सारे केबिन में पूछताछ की, पर कहीं भी संगीता के बारे में कुछ पता नहीं चला। आखिर चलती ट्रेन से वह कहाँ चली जा सकती है? जैसे ही अगला स्टेशन आया मैंने रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर 1 घंटे बाद जानकारी मिली कि संगीता अब इस दुनिया में, कहकर बनावटी रूप से रोने लगा कमलेश। अतुल और सुगंधा के वापस चले जाने के बाद कमलेश का दिमाग सुगंधा को देखकर परेशान हो रहा था। हूबहू वही छवि। तो क्या ये सच में अरुण और गायत्री की औलाद है? कमलेश ने जब से सुगंधा को देखा था तब से उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गया था। क्या सुगंधा उसे पहचानती नहीं है? ये प्रश्न कमलेश के मन को बेचैन कर गया। लेकिन पहचानेगी भी कैसे? वह तो अबोध थी जब उसने अंतिम बार कमलेश को देखा था। ऐसा सोचकर खुद ही कमलेश अपने दिल को दिलासा देने लगता है। उधर गायत्री भी संगीता के बारे में जानने को उत्सुक बैठी थी। जैसे ही शाम को सुगंधा ड्यूटी से वापस आई वैसे ही गायत्री उससे संगीता के बारे में पूछ बैठी। क्या हुआ सुगंधा, कुछ पता चला संगीता दी के बारे में? हाँ माँ, बताती हूँ। पहले आप 1 कप चाय पिला दीजिए, तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आराम से बात करते हैं, कहकर सुगंधा अंदर चली गई। चाय का कप सुगंधा को देते हुए गायत्री बोली, जल्दी बताओ सुगंधा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। सुबह से किसी काम में मन नहीं लग रहा है। माँ, आज मैं कमलेश से मिलने उसके घर गई थी। क्या? गायत्री ये सुनते ही परेशान हो गई। हाँ, और वहीं पर मैंने देखा कि संगीता बुआ की फोटो पर माला चढ़ी थी। मतलब वह सच में इस दुनिया में नहीं है? गर्दन हिलाकर सुगंधा जवाब देती है। वो बता रहा था कि वह और बुआ दिल्ली जा रहे थे और वो रास्ते में ट्रेन से गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि नमन कह रहा है कि जरूर कमलेश ने ही माँ को धक्का दिया होगा। पर वह ऐसा क्यों कह रहा है? क्या तुम नमन से मिली हो? आज उसे सर ने थाने में बुलाया था। न उसने मुझे पहचाना और न ही मैंने, पर कमलेश मुझे देखकर परेशान जरूर हो गया था। कुछ सोचते हुए गायत्री बोली, मैं एक बार नमन से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ माँ, बिल्कुल, जब भी तुम कहो। ठीक है, जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी उस दिन उसे घर पर ही बुला लो। ठीक है, कहकर सुगंधा अपने काम में व्यस्त हो गई।
इस केस पर काम करते हुए सुगंधा को लगभग 10-15 दिन हो गए थे, पर उसे अभी तक कमलेश के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला था जिससे वह उसे गिरफ्तार कर सके। एक दिन जब वो थाने पहुंचती है तो अतुल बताते हैं कि कमलेश एक कांस्टेबल से उसके बारे में जानकारी ले रहा था। मेरे बारे में? कैसी जानकारी सर? अनजान बनते हुए सुगंधा बोली। पता नहीं क्यों वह तुम्हारे बारे में जानता था कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लेकिन एक बात तो मैंने भी नोटिस की सुगंधा, उस दिन जब हम उसके घर गए थे तो वह तुम्हें देखकर कुछ परेशान दिख रहा था। क्या तुम उसे जानती हो? पहले तो सुगंधा कुछ ना बोली, लेकिन खुद एक पुलिस वाली होकर अपने सीनियर से झूठ बोलना उसे ठीक न लगा। कुछ सोचते हुए बोली, मैं कमलेश को जानती हूँ और उसकी वजह से ही मैंने पुलिस लाइन ज्वाइन की है। ये सुनकर अतुल आश्चर्यचकित हो गए। यस सर, ये एक लंबी कहानी है। आप चाहें तो आप हमारे घर चाय पर आइए, फिर मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। ठीक है सुगंधा, मैं भी जानना चाहूंगा कि आखिर इस कमलेश का और तुम्हारा क्या रिश्ता है और क्यों तुमने पुलिस लाइन ज्वाइन की। सुगंधा ये मौका बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने सर के साथ नमन को भी अपने घर बुला लिया, ये कहकर कि कुछ जरूरी बात है केस के संबंध में। अगले दिन शाम को सभी लोग सुगंधा के घर इकट्ठा होते हैं। नमन थोड़ा हैरान था कि आखिर इंस्पेक्टर उसे अपने घर क्यों बुला रही है। वो सुगंधा को देखकर कुछ समझ नहीं पाया था। जब सुगंधा उन सबसे दूर हुई तो सब बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए वह सुगंधा को पहचान नहीं पाया। फिर भी उसने सुगंधा के घर जाने का फैसला किया। दरवाजा खुलते ही उसने जाना पहचाना चेहरा देखा। अचानक ही उसे विश्वास नहीं हुआ, ये तो उसकी गायत्री मामी है जो उसे बचपन में कितना लाड़ करती थी। वह उन्हें देखते ही उनके पैर छूकर उनके गले लग गया और सहसा उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गायत्री भी भावुक हो गई नमन को देखकर। नमन उसके पुत्र के समान था, कितना प्यार करती थी वो उन दोनों बच्चों से। मामी आप यहाँ? ये तो इंस्पेक्टर सुगंधा का घर है। मतलब मेरी बहन ही इंस्पेक्टर? उसका वाक्य पूरा भी ना हो पाया कि तभी पीछे से सुगंधा अपने सर अतुल के साथ घर में दाखिल होती है। अब नमन समझ गया कि सुगंधा उसकी छोटी बहन है जिसे वह कितना प्यार करता था। सुगंधा भी नमन को देखकर समझ गई कि वो उसे पहचान गया। सबको भावुक देख एक बार तो इंस्पेक्टर अतुल कुछ समझ ना पाए और नमन को वहां देखकर हैरान होते हुए सुगंधा से पूछने लगे, ये सब क्या है सुगंधा? कमलेश का बेटा नमन यहाँ क्या कर रहा है? सर आप पहले बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये मेरी माँ है और ये नमन मेरी बुआ का बेटा। क्या? जी सर, नमन मेरी इकलौती बुआ संगीता, जिनकी मौत ट्रेन से गिरकर हुई है, का बेटा है। उस दिन जब आपने मुझे फाइल दी, कमलेश की फाइल देखकर मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इस केस को मैं सॉल्व करूंगी। कमलेश ने मेरे पापा मेरी माँ के साथ किया है, उसके लिए तो मैं उसे फांसी से कम सजा नहीं दिलाऊंगी। फिर सुगंधा ने कमलेश के अत्याचारों की पोटली खोलनी शुरू कर दी। उसने अपने सर को बताया कि कैसे कमलेश ने उसके पापा को मानसिक रोगी बनाकर मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया क्योंकि उसकी गंदी नजर मेरी माँ पर थी और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। किसी तरह माँ मुझे लेकर इस शहर से बहुत दूर चली गई थी और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पिता को। अभी तुम्हारे पिता कहाँ हैं? हमें नहीं पता सर, वह कहाँ हैं। जब मैं छोटी थी तो पता चला था कि दिल्ली के मेंटल हॉस्पिटल में कमलेश ने उनको भर्ती करा दिया था, जबकि वह शुरू से ही बिल्कुल ठीक थे। जब मैं पैदा होने वाली थी तब उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसका फायदा कमलेश ने उठाया और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसने उनकी बीमारी की आड़ में मानसिक दवाइयाँ दी जिससे पापा का दिमाग सही काम ना करता। और एक दिन अचानक वह घर से कहीं चले गए। कुछ साल बाद वह मिले भी तो एक मानसिक रोगियों के अस्पताल में। वहां भी उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। किसी तरह माँ एक दो बार उनसे मिली। शायद ये बात कमलेश को पता चल गई, इसलिए उसने पापा को कहीं और ट्रांसफर करवा दिया और तब से लेकर आज तक हम नहीं जान पाए कि वह कहाँ हैं। मेरे पुलिस बनने के पीछे यही कारण है कि मैं अपने पापा को ढूंढ लाऊं और कमलेश को फांसी पर लटका पाऊं। नमन को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर उसका बाप इतना नीच हरकतें कर सकता है। इस गलतफहमी में जी रहा था। उसकी मामी किसी और के साथ चली गई, पर असलियत जानकर नमन को अपने बाप से और भी ज्यादा घृणा हो गई। तभी नमन ने अतुल की ओर देखते हुए कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि मेरे मामा के गायब होने और मेरी माँ की मौत में आपस में संबंध हैं और इन सब में मेरे पिता का ही हाथ है।
अतुल नमन से पूछते हैं कि वह अपने पिता के साथ क्यों नहीं रहता है। तब नमन कहता है, आपको तो पता है कि मेरे पिता कितने अय्याश टाइप के इंसान हैं। उनकी नज़रें हमेशा औरतों पर ही रहती हैं। जब मेरी शादी हुई तो उसकी गंदी नज़र अपनी बेटी समान बहू पर पड़ी। तभी से मैंने सोच लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ को पापा की इन सब हरकतों के बारे में पता था। पहले तो वो ये सब सहती रहीं, फिर उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। माँ और पापा की अब आए दिन कहा सुनी होती रहती, पर उनकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। माँ भी इस घर को छोड़कर मेरे पास आकर रहने लगी। अब इंस्पेक्टर अतुल के सामने कमलेश का पूरा काला चिट्ठा खुल चुका था। उसने गायत्री को दिलासा दिया कि वह जल्द से जल्द उनके पति अरुण को ढूंढ निकालेगा। साथ ही कमलेश को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। अतुल गायत्री और सुगंधा का अतीत जानकर समझ गए कि कमलेश से पंगा लेना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि उसको उसके तरीके से ही समझाना होगा। सबको आश्वासन देकर इंस्पेक्टर अतुल अपने घर वापस चले गए। गायत्री अभी भी अरुण को पाने की हिम्मत रखती है और आज भी वो अरुण का इंतजार कर रही है। उसे यकीन है कि वो अरुण को जरूर मिलेगी। अब नमन अपनी मामी को देखकर रो पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप इतना कमीना निकलेगा। आपके साथ मामा के साथ उसने क्या क्या किया और हमें खबर तक नहीं। आप लोगों के चले जाने के बाद अक्सर ही माँ पापा की लड़ाई होती रहती। शायद माँ सब जान गई थी। फिर वो सुगंधा को देखते हुए कहता है, सुगंधा मेरी बहन, तुमको देखकर मुझे तुम पर गर्व है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो। अगले दिन इंस्पेक्टर अतुल एक प्लान बनाते हैं कमलेश की असलियत उसी के मुंह से उगलवाने की, और साथ ही सुगंधा के साथ एक टीम दिल्ली भेजते हैं उस अस्पताल से अरुण की डिटेल लाने के लिए। गायत्री नमन से मिलने के बाद यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह कमलेश की ही औलाद है। कहते हैं बच्चा अपने बाप से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन नमन को देखकर ये कहावत गलत साबित होती है। सच में उस लड़के ने अपनी माँ के ऊपर बहुत अत्याचार देखा है, तभी वो अपने ही बाप पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। नमन ने गायत्री को विश्वास दिलाया कि वो कमलेश को सजा दिलवाने में उसके साथ खड़ा है और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां उसकी मदद भी करेगा। सुगंधा एक टीम लेकर दिल्ली के उसी मानसिक रोगियों के अस्पताल पहुंचती है जहां उसके पापा आखिरी बार गायत्री को मिले थे। पहले तो अस्पताल वाले थोड़ा आनाकानी करते हैं, लेकिन जब मामला गंभीर देखते हैं तो बाद में अरुण से संबंधित सारी जानकारी देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि अरुण को कमलेश के कहने पर चेन्नई के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। अब वो कैसा है, कहाँ है, इसकी जानकारी उनको भी नहीं है। सुगंधा उस अस्पताल का पता और फोन नंबर ले लेती है। सुगंधा को इंतजार नहीं होता, इसलिए वो तुरंत चेन्नई के अस्पताल में फोन कर अरुण के बारे में जानकारी लेती है। उसे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चलता, पर इतना जरूर पता चलता है कि वहां पर अरुण नाम का एक मरीज है। अपने पिता का नाम सुनकर सुगंधा बहुत ज्यादा खुश हुई कि उसके पिता सही सलामत हैं और उसे उसकी मंजिल का पता चल गया। अपना काम खत्म करके वो वापस अपने शहर लौट आती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अतुल ने गायत्री को कमलेश के घर भेजने का प्लान बनाया है। वो चाहते हैं कि गायत्री कमलेश के घर जाए और वो सारी बातें दोहराए जो कमलेश ने उसके साथ की हैं। वह गायत्री को सामने देखकर जरूर पुरानी बातें करेगा। बस यही मौका है उससे उसकी असलियत कबुलवाने का, क्योंकि अब सिर्फ गायत्री ही है जो उसके कारनामों को जानती है। पहले तो गायत्री इन सब के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि वो कमलेश की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन सबके समझाने से और अरुण को वापस लाने के लिए उसे मानना पड़ा। अगले दिन कमलेश के घर पर ना रहने पर सुगंधा नमन के साथ कमलेश के घर जाती है और वहां जो औरत कमला काम करती है उसको कुछ समझाती है और फिर वापस थाने में आ जाती है। शाम को सुगंधा के पास एक कॉल आता है और वो गायत्री को कमलेश के घर जाने के लिए तैयार करती है। कमलेश के घर के बाहर खड़ी गायत्री एकदम से भावुक हो जाती है। ये वही घर था जहां उसने दुल्हन बनकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। पहली बार इतना बड़ा घर देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने बड़े घर की बहू है। दरवाजे की घंटी बजाने के साथ वो अपने अतीत से बाहर आ जाती है। कमलेश दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आता है, एक पल को वो गायत्री को देखकर विचार शून्य हो जाता है। फिर आश्चर्यचकित होकर बोलता है, गायत्री तुम इतने सालों बाद यहाँ? हाँ कमलेश, इतने सालों बाद। संगीता दी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। बेचारी कितनी अच्छी दिल की औरत थी, इतनी जल्दी दुनिया छोड़ जाएंगी, इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। कमलेश कुछ बोला नहीं और उसे अंदर आने का इशारा किया। सातिर बुद्धि का मालिक कमलेश
तुरंत इस बात को पकड़ लिया और गायत्री से पूछ बैठा, तुम्हें कैसे पता कि संगीता अब इस दुनिया में नहीं है? इसमें पता न होने वाली कौन सी बात है? मैं दूर थी पर खबर सब है। अशोक भैया से पता चला, आजकल उनसे मिलने उनके घर आई हूँ तो सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। चलो किसी बहाने से तुम आ गईं। तुमको तो पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, लेकिन तुम तो सरोड़ की धर्म पत्नी बनी बैठी रही। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, इस घर में एक बार फिर तुम रानी बनकर रह सकती हो। अच्छा ये बताओ, चाय लोगी या कॉफी? मैं तो ये लूंगा, गिलास में भरे शराब की ओर इशारा करते हुए बोला। कमलेश की बातों से गायत्री के बदन में आग सी लग गई, लेकिन वह शांत बनी रही और आगे बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे नहीं लोगी कुछ भी? इतने सालों बाद तो तुम्हारे दर्शन हुए हैं, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। कहते हुए वो किचन की ओर बढ़ गया। गायत्री उस घर के एक एक कोने को ध्यान से देखने लगी। कितने प्यार से उसने इस घर को सजाया था। अपने साथ लाई हुई पेंटिंग्स से उसने डाइनिंग हॉल और सीढ़ियों को सजाया था, जिनका आज कोई नामो निशान नहीं है। सुगंधा ऊपर बने उस कमरे को देखने लगी जहां उसने कितने ही हसीन पल अरुण के साथ बिताए थे। अचानक वह कहीं खो सी गई। उसे याद आया कि कैसे एक दिन अरुण ने सर दर्द का बहाना बनाकर उसे पूरा दिन कमरे में बैठाए रखा, जबकि सच में वह ठीक था। बच्चों को वो इन्हीं सीढ़ियों पर बैठी कहानियां सुनाती थी और जब वह खाना ना खाते तो संगीता दी खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसी को सौंप देती। तभी गायत्री की नजर दिवंगत संगीता की तस्वीर पर पड़ी और वह उठकर उस तस्वीर की ओर चल पड़ी। गायत्री तस्वीर देखते ही रुआंसी हो गई कि तभी पीछे से कमलेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चाय रखी है टेबल पर। कमलेश के स्पर्श से गायत्री क्रोध से भर गई, लेकिन अभी वह यहाँ किसी मकसद से आई है जिस कारण उसने कोई विरोध ना किया। दोनों बच्चे कहाँ हैं? अब तो सबकी शादी हो गई होगी। बात बदलते हुए बोली गायत्री, हाँ दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हैं। यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। एक औरत कमला को काम पर लगा रखा है जो घर की साफ सफाई और खाना पीना बनाती है, पर आज उसे थोड़ा काम था, इस कारण जल्दी चली गई। इसलिए मैं चाय बनाकर लाया हूँ। नमन अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है। क्या सोच रही हो गायत्री? गायत्री को खोया देखकर कमलेश बोला, और तुम्हारी बेटी कहाँ है? वह भी तो काफी बड़ी हो गई होगी, हूबहू तुम्हारी तरह। वह नहीं आई तुम्हारे साथ? संकित भाव से पूछा उसने। वह कैसे आएगी? जब वह यहाँ हो तब आए। वह दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, उसके एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए मैं अकेली ही चली आई। अच्छा कुछ सोचते हुए, एक बात पूछूं तुमसे कमलेश? हाँ हाँ पूछो। अपने गंदे दांत दिखाते हुए ही से निपोरने लगा। अरुण कहाँ है? मुझे पता है कि तुमने ही उन्हें दिल्ली से कहीं और भेजा है। इतना सुनते ही कमलेश आपे से बाहर हो गया। पागल औरत, अभी भी तू उस मंद बुद्धि के पीछे पड़ी है। भूल क्यों नहीं जाती उस पागल को? अब वह तुझे कभी नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गायत्री भी चीख पड़ी, फिर कुछ सोचते हुए शांत हो गई। प्लीज प्लीज कमलेश, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम बता दो मुझे अरुण कहाँ है। मैंने बहुत ढूंढा पर तुमको सब कुछ पता है। हाँ मुझे सब कुछ पता है, और पता भी क्यों ना हो। तुमको पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अरुण का एक्सीडेंट कराया, उसे ऐसी दवाइयाँ दी जिससे वह अपने में ही ना रहे। इतने सालों से वह दूर है, फिर भी तू उसी की माला जप रही है। क्या मतलब तुमने अरुण का एक्सीडेंट कराया था? गायत्री के कानों में जैसे कोई धमाका हुआ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही किसी को पता चल जाएगा कि वह बैंक गया था पैसे निकालने? सब मेरे ही आदमी थे। एक ही बार में अपना गिलास खत्म करते हुए नशे में बोला, तुम इतने नीच हो ये तो मुझे पता था, पर तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है ये मुझे अब पता चला। कहकर गायत्री जाने के लिए उठी, तभी कमलेश उसे रोक लेता है और अपनी गंदी निगाह उस पर डालते हुए बोलता है, जो हुआ उसे भूल जा, अब अरुण तो है नहीं। सच कह रहा हूँ, आ मेरी बाहों में। आज भी मुझ में उतनी ही गर्मी है। तेरी सारी अधूरी इच्छाओं को मैं आज भी पूरी करने को तैयार हूँ। आज की रात तो कम से कम साथ में बिता लो। इतनी गंदी बातें सुनने के बाद भी गायत्री अपना आपा खो बैठी और एक जोरदार तमाचा कमलेश के गालों पर मारती है। अपने इस अपमान से वह तिलमिला जाता है और गायत्री के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी बजते ही कमलेश चौंक जाता है। इस वक्त कौन साला आ गया? बड़बड़ाते हुए और गायत्री को चुप रहने का इशारा करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कौन? बिना दरवाजा खोले कमलेश अंदर से ही पूछता है। दरवाजा खोलो, मैं इंस्पेक्टर अतुल।
आवाज सुनते ही कमलेश हड़बड़ा जाता है। दरवाजा ना खोले, ऐसा भी संभव ना था। दरवाजा खुलते ही सुगंधा माँ को गले लगाते हुए पूछने लगी, माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर ये राक्षस अब भी वैसा ही है। इसने ही तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट कराया और इसी ने पागल भी बनाया। हमें सब पता चल चुका है, हमने सब कुछ सुन लिया है। इसको तो इसके कर्मों की सजा अब मैं दिलाऊंगी। कमलेश का कॉलर पकड़ते हुए सुगंधा गुर्राई। कमलेश आंखें फाड़ फाड़ कर सुगंधा को देखने लगा। तुमने मुझसे झूठ कहा, ये सब मुझे फंसाने के लिए तुम लोगों की चाल थी। क्यों तुम्हें लगता है क्या बस तुम ही चालें चल सकते हो? अब तुम्हारी सारी चालें जेल में पता चलेंगी। गिरफ्तार करो इसे। दहाड़ती हुई सुगंधा बोली। गिरफ्तार किस लिए? मैंने क्या किया है? अरुण का एक्सीडेंट और उसे मानसिक रोगी बनाने के लिए। इस बार इंस्पेक्टर अतुल बोले, पर यह सच नहीं है। कमलेश गिड़गिड़ाया। सच और झूठ तो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। टेबल गुलदस्ते में छुपाए कैमरे को निकालते हुए सुगंधा बोली। अब कमलेश को एहसास हो गया कि वह फंस गया है। फिर एक बार उसने बड़े अफसर तक जाने की धमकी दी। कमलेश तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला है। ये जो कैमरा देख रहे हो, इसमें तुम्हारी हर हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हथकड़ी डाले जीप में बैठने के बाद कमलेश का नशा पूरी तरह उतर चुका था। गायत्री सुगंधा से लिपटकर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कमलेश ने ही अरुण का एक्सीडेंट कराया और गलत दवाइयां दी। तुम बिल्कुल परेशान ना हो माँ, कमलेश को अब कोई भी नहीं बचा सकता। अब हम जल्दी ही पापा से भी मिलेंगे। जेल पहुंचकर कमलेश को समझ आ गया कि अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। वह पूरी तरह से फंस चुका है। सुगंधा चाहती थी जल्द जल्द कमलेश का बयान ले लिया जाए, जिससे वह जमानत के लिए कोई पैंतरा ना आजमाए। अगले दिन हवालात के अंदर, हाँ तो मिस्टर कमलेश, आप खुद से ही शुरू करेंगे या हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? पर जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। वकील से तुम बाद में बात करना, पहले हमसे बात करो। इस वक्त तुम हमारी कस्टडी में हो। जरा इनको कल की वीडियो तो दिखाओ। अब कमलेश बिना कुछ कहे शुरू हो गया। मेरा नाम कमलेश है। मेरी शादी संगीता के साथ हुई थी। संगीता माँ बाप की अकेली लड़की थी, जिसका एक छोटा भाई अरुण है। कॉलेज में मुझे संगीता तो पसंद आई, पर उससे ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी पसंद थी। प्रेम मोहब्बत के बाद हमने शादी कर ली। समय बीतने के साथ हमारे 2 बच्चे हुए। संगीता उनके पालन पोषण में इतनी बिजी हो गई कि उसका ध्यान मेरी तरफ जाता ही नहीं। और वैसे भी हमारे रिश्ते में खटास आ चुकी थी, क्योंकि उसे मेरे आशिक मिजाज होने का पता चल चुका था। फिर भी वह शादी बचाने के लिए चुप थी। मेरे सास ससुर यानी संगीता के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। उस वक्त अरुण नाबालिग था और बहुत भोला भी। संगीता को भी बिजनेस की जानकारी नहीं थी, इसलिए अरुण के समझदार होने तक वकील ने बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। जब तक अरुण सब कुछ समझने लायक नहीं होता है, तब तक मैं ही मालिक था। वकील ने कागजात कुछ ऐसे बनाए थे कि बिना अरुण और संगीता के साइन के मैं कोई काम अपने मन से नहीं कर सकता था। कहते हुए कमलेश चुप हो जाता है। आगे बोलते रहो। मैं अपने दोस्त के घर शादी में गया था, जहां मैं गायत्री से टकरा गया था। मैंने शराब पी रखी थी। मेरे टकराने के बावजूद भी वह चुपचाप चली गई। शहर की कोई लड़की होती तो पक्का मुझे उसी वक्त सबके सामने बेइज्जत कर देती, पर गायत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको देखने के बाद, उसे पाने के लिए मेरा दिल मचल गया। उसकी खूबसूरती मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रही थी। फिर मैंने अपना दिमाग चलाया कि क्यों ना अरुण की शादी उस लड़की से करा दी जाए। अरुण अनाथ है, मासूम है। संगीता उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी और वह मेरे सामने ही रहेगी। गायत्री के घर वालों को बैठे बैठे बढ़िया रिश्ता मिल गया, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। मैंने सोचा कि लड़की सीधी सादी है, कभी ना कभी तो उसे अपना बना ही लूंगा। पर मुझे नहीं पता था कि वह सती सावित्री निकलेगी। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बहाने बनाकर उसके करीब जाने की कोशिश करता, पर वह मुझे नजरअंदाज करती रहती है। संगीता ने ये सब बातें महसूस की। अरुण तो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता था। मैं जैसा कहता वैसा ही करता। एक दिन संगीता ने उन दोनों को अलग घर में रहने को कहा, पर अरुण ने मना कर दिया। फिर अचानक ही अलग रहने का फैसला कर लिया। अरुण का व्यवहार काफी बदल गया था। अब वह ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डील करता और एक एक चीज का हिसाब रखता। पहले की तरह अब मैं सत्ता में नहीं रहा, इससे मैं तिल मिला गया। फिर मैंने प्लान बनाया। जिस दिन अरुण बैंक जा रहा था, उस दिन मैंने उस पर हमला कराया
और सारे रुपए लूट लिए। तुम तो अरुण को मरवा भी सकते थे, फिर तो तुम्हें गायत्री भी आसानी से मिल जाती। अगर उसे मरवा देता तो मैं भिखारी बन जाता, औरतें तो और भी मिल जाती, पर धन आसानी से ना मिलता। सुगंधा के पैदा होने के बाद गायत्री व्यस्त हो गई और उसे अरुण की दवाई पानी और घर के खर्चे के लिए मुझ पर आश्रित होना पड़ा। लाचार अरुण को मैंने कुछ ऐसी दवाइयां दी जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। बस मुझे यही चाहिए था, और जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ती तो मैं उसके साइन ले लेता। दवाई अपना असर दिखाने लगी थी। 1 मिनट, इस तरह की दवाइयाँ तो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से नहीं मिलती। फिर तुम्हें ये दवाइयाँ कैसे मिली, जबकि अरुण मानसिक रूप से स्वस्थ इंसान था? इंस्पेक्टर अतुल गंभीरता से पूछने लगे। वो दवाइयाँ नहीं थी, एक तरह का ड्रग्स था जो इंसान के नर्वस सिस्टम को कमजोर करता है। ये सब तुम्हें कैसे और कहाँ से मिला? ये सब तो पैसे फेंक कर आसानी से मिल जाता है। मैं भी एक दलाल से लिया करता था। सुगंधा, तुरंत उस आदमी का नाम पता नोट करो जो ये ड्रग्स सप्लाई कर बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद करता है। कमलेश को आगे बोलने का इशारा करता है। ड्रग्स अपना काम कर रही थी। अक्सर ही अरुण अकेले घर से बाहर निकल जाता, जिसका फायदा मैंने उठाया। अगर वह घर पर रहा तो गायत्री मजबूत बनी रहेगी। इसलिए एक दिन जब गायत्री सुगंधा को स्कूल लेने गई तो बस मैंने अरुण को गायब कर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करा दिया। शुरुआत में संगीता भी गायत्री को दोषी मानती थी, लेकिन फिर गायत्री कहीं चली गई। फिर मुझे पता चला कि वो अरुण से मिलने अस्पताल जाती है, जिससे अरुण की दिमागी हालत धीरे धीरे सुधर रही है। ये मेरे लिए खतरे की बात थी, इसलिए मैंने उसे चेन्नई के अस्पताल में ट्रांसफर करा दिया। बस यही कहानी है। ये कहानी तो गायत्री और अरुण की है। अब ये बताओ कि संगीता को क्यों मारा? मैंने संगीता को नहीं मारा। झूठ मत बोलो, हमारे पास सारे सबूत हैं। तुम दिल्ली क्यों जा रहे थे? वो एक रिश्तेदार के यहाँ, पर वहाँ तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। बुलाऊं तुम्हारे बेटे को, जिसने बताया है कि दिल्ली में तुम्हारा कोई भी जान पहचान का नहीं है। जिस दिन संगीता की मौत हुई उसके एक दिन पहले तुम नमन के घर गए थे। तुम्हारी और संगीता की बहुत लड़ाई हुई थी। ऐसा क्या हुआ था जो वह पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी? तुम्हारा प्रोग्राम दिल्ली जाने का पहले से नहीं था। तुमने उसी दिन टिकट कराया, वह भी फर्स्ट क्लास में। आज तक तो तुमने कभी सेकंड क्लास में भी सफर नहीं किया। फर्स्ट क्लास क्यों? तुम सब तरफ से घिर चुके हो। साफ साफ बता दो कि तुमने क्यों मारा अपनी पत्नी को। कमलेश को समझ में आ गया कि ये बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए फटाफट सब बकने लगा। संगीता शादी के कुछ साल बाद मेरी सारी हरकतें जान गई थी, लेकिन वह शादी बचाए रखने के लिए शांत थी, क्योंकि हमने प्रेम विवाह किया था। अगर वह कुछ कहती तो उसके माँ बाप उसे वापस ना अपनाते। धीरे धीरे वह सब बर्दाश्त करने लगी। पहले तो अरुण के गायब होने में वो गायत्री की लापरवाही को दोष देती, लेकिन एक दिन उसने कुछ कागजातों पर अरुण के हस्ताक्षर देख लिए। तब संगीता मुझसे पूछ बैठी, अरुण यहाँ नहीं है, उसको गायब हुए इतना समय बीत गया, पर उसके साइन इस पेपर पर कैसे? मैंने इधर उधर की बातों से उसे बहलाना चाहा, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गई। आखिरकार एक दिन नशे की हालत में मेरे मुंह से सच्चाई निकल गई। उसको मुझ पर यकीन नहीं हुआ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर वो अरुण से मिलने के लिए मेरे पीछे पड़ गई। बहुत दिनों तक मैं उसे टालता रहा, लेकिन फिर वो पुलिस में जाने की धमकी देने लगी। दिल्ली निकलने के एक दिन पहले मैं नमन के घर गया उससे बात करने। फिर वो वही राग अलापने लगी। सुबह पुलिस में जाने की धमकी देने लगी। अगर वह पुलिस तक चली जाती तो अरुण के साइन सारे लेन देन कैसे हो रहे हैं, ये सब बात खुल जाती। फिर मैंने रातों रात उसको ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। एक जोरदार तमाचा कमलेश के गालों पर पड़ा। अब आगे बोलो। सुगंधा बीच में गुस्से में बोल पड़ी। अगले दिन मैंने उससे कहा कि शाम की ट्रेन से दिल्ली चलना है अरुण से मिलने। मेरे इरादों से बेखबर वो तुरंत तैयार हो गई। मैंने फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराया। ट्रेन में बैठने के बाद मैंने काफ़ी पी रखी थी और पुरानी बातों को लेकर हमारे बीच काफ़ी बहस हो गई। रात में जब संगीता बाथरूम के लिए उठी तो मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। उस वक्त वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था। बस मौका देखते ही मैंने उसे धक्का दे दिया। फिर कुछ देर बाद ढूंढने का नाटक करने लगा। कहकर कमलेश शांत हो गया। अब देखो तुम कैसे बचते हो। इंसान नहीं राक्षस हो तुम। जिस पत्नी ने तुम्हारे कारनामों को जानते हुए भी तुम्हारा जीवन भर साथ दिया, उसकी जान लेने में तुम्हें जरा भी हमदर्दी नहीं हुई। सुगंधा, सारी रिकॉर्डिंग लैपटॉप पर सेव करो, मैं जल्द ही चार्जशीट तैयार करता हूँ। इंस्पेक्टर अतुल गुस्से से कमलेश को देखते हुए बाहर निकल गए।
2 दिन बाद सुगंधा गायत्री को लेकर फ्लाइट चेन्नई पहुंचती है। एक कमरा होटल में लेकर फिर वो उसी अस्पताल में पहुंचती है। अरुण को देखते ही गायत्री रो पड़ती है। सुगंधा ने तो अपने होश में पहली बार अपने पिता को देखा है। अरुण अपनी आयु से ज्यादा उम्रदराज, बीमार और बहुत ही कमजोर लग रहे थे। उन लोगों को देखकर अरुण पहले तो पास आने से भी डर रहे थे, लेकिन नर्स के साथ होने पर पास आकर ध्यान से गायत्री को देखने लगे। आंखों में एक चमक आई, लेकिन फिर वो दूसरी ओर देखने लगे। नर्स चली जाती है। गायत्री अरुण का हाथ अपने हाथों में लेकर उसका दुख महसूस करती है। उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। सुगंधा माँ को पापा के पास छोड़कर डॉक्टर के पास चली जाती है। अपना परिचय देते हुए वो डॉक्टर से बात करती है और उन्हें सब विस्तार से बताती है। डॉक्टर भी सुगंधा की बातों से हैरान होते हैं, पर वे आश्वासन दिलाते हैं कि अरुण जल्द ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर को सारी डिटेल बताने के बाद सुगंधा जानना चाह रही थी कि उसके पिता की हालत किस तरह की है, क्या वो किसी को वह पहचानते हैं। डॉक्टर बताते हैं अरुण पहले से काफी बेहतर है और अगर उनका परिवार या कोई जानने वाला उनके आसपास होता तो वह और भी जल्दी सही हो सकते थे। जब वह दिल्ली से आए थे तब हालत काफी नाजुक थी। अभी कुछ सालों से वह चीजें पहचानने लगे हैं। अभी भी कुछ समय लगेगा ठीक होने में, पर अगर परिवार साथ रहा तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अकेलापन इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। आप अभी तो नहीं, पर अगले महीने इनको अपने घर ले जा सकती हैं। तब तक हम इनका इलाज और तेजी से करते हैं। बीच बीच में आपको इन्हें दिखाते आते रहना होगा। सुगंधा ये सुनकर बहुत खुश हुई कि उसके पापा ठीक हो सकते हैं और फिर उसका परिवार एक हो जाएगा। सुगंधा डॉक्टर से सारी जानकारी लेने के बाद अगले दिन अपने शहर आ जाती है। गायत्री अरुण को दोबारा सही सलामत देखकर अत्यंत खुश होती है। उसके सारे कष्ट प्रसन्नता में बदल गए। आखिरकार उसका सपना सच हुआ। उधर कमलेश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। उस पर केस शुरू हो गया। सारे ही सबूत उसके खिलाफ थे। नमन ने भी अपने कमलेश के खिलाफ गवाही दी। उसे इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं है कि कमलेश उसका बाप है। सुगंधा बराबर डॉक्टर के कांटेक्ट में रह रही थी। अरुण की हालत काफी बेहतर हो रही थी। उसे अरुण को घर वापस लाना था, लेकिन उससे पहले सुगंधा को एक और बड़ा काम करना था। कमलेश ने जो उसके पापा का मकान हड़प रखा था, सुगंधा को वापस पाना था। बड़ी आसानी से कमलेश ने घर की चाबी सुगंधा को सौंप दी। सुगंधा ने घर को साफ सुथरा कराकर फिर से रहने लायक बना दिया और साथ ही अरुण के आने से पहले उस घर को खूब सजाया। घर में हर एक चीज वही लगाई जो अरुण के समय में थी। अरुण और गायत्री की शादी की तस्वीरों से उनका कमरा सजाया गया। हर उस चीज को सुगंधा ने घर में सजाया जो उसके पापा को प्रिय थी। नमन भी किराए के घर छोड़कर अपने परिवार सहित अपने घर में आकर रहने लगा, जो उसके कमलेश की हरकतों के कारण छोड़ दिया था। अरुण को वापस लाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। सुगंधा, नमन और गायत्री अरुण को लेने जाते हैं। सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद अरुण को वहां से वापस अपने घर लाया जाता है। जब अरुण को सिर्फ और सिर्फ प्यार की जरूरत है। उसको सही होने में अभी थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन एक तसल्ली है कि अरुण अब सबके साथ है। आखिरकार आज माँ बेटी का इंतजार खत्म हो गया, जिसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।